Hello friends, welcome back in License Academy. Today we're talking about the GATE paper 2021 which is conducted by the IIT Bombay. तो यदि हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के पेपर की, तो गेट का जो पेपर होता है जिसमें क्या होता है, यदि आप एक्सेल से एग्जाम देते हैं तो आपको कोई दो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट चुनने होते हैं। या तो आप बायोकेमिस्ट्री के साथ जूलॉजी ले लो, बॉटनी लो या माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा करके आपको एवोल्यूशन क्या होता है, आपके पेपर आपका कंडक्ट होता है कैसा, गेट के थ्रू। हम जानते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री से जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग बायोकेमिस्ट्री चाहते हैं इस बार गेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा क्या गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यदि हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेट 1 मिलीग्राम पर ml do not absorb at 280 nanometer in an aqueous solution of pH 7 at room temperature। यदि आप रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हो तो हम क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि तीन अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनका हम एब्जॉर्बेंस जो होता है वो क्या करते हैं, पता करते हैं। और वो तीन अमाइनो एसिड कौन है आपके, एरोमेटिक हैं, जिसमें से जो आपका एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो कि क्या करता है, नेग्लिजिबल उसका क्या होता है, पार्टिसिपेशन कहाँ आपके 280 नैनोमीटर। प्रोटीन की यदि आप बात करते हो तो ये कहाँ पर पीक शो करते हैं, आपका 280 नैनोमीटर पर अपना पीक देते हैं। और वहीं यदि आप बात करते हो डीएनए की तो वो 280 नैनोमीटर पे क्या है आपका एब्जॉर्बेंस है, और यहाँ पे आपका एब्जॉर्बेंस वैल्यू है वो होगा। तो आपका जो फिनाइल एलेनिन होता है वो क्या होता है आपका, ये नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शो करता है, या तो ना के बराबर कह सकते हैं। थायरोसिन जो होता है वो भी एब्जॉर्प्शन शो करता है, और ट्रिप्टोफैन जो होता है वो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही है। तो देखा जाए कि पूछा किसका है, डू नॉट एब्जॉर्ब पूछा, में आंसर क्या आ जाएगा आपका, फिनाइल एलेनिन जो होता है। यदि बात करते हैं पॉलीडीऑक्सीग्वानोलाइट, ये भी क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, आपका टायरोसिन भी कर सकता है। और आपको एलिमिनेट किसका, एक एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पता है तो क्या कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे कि जो 280 नैनोमीटर पर कौन कौन से अमाइनो एसिड और कौन सा जो अमाइनो एसिड जो कि पीक शो नहीं करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि अ मॉलिक्यूल दैट फॉर्म डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर विथ डेंसाइल ग्रुप, तो कौन सा वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है आपका, ट्रिप्टोफैन जो होता है ना, डोनर एक्सेप्टर एनर्जी ट्रांसफर पेयर विथ डेंसाइल ग्रुप। डेंसाइल और डेप्साइल जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ डोनर और एक्सेप्टर की तरह कौन काम कर सकता है, आपका काम कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि स्टेशनरी फेज ऑफ यूज्ड इन जेल फिल्ट्रेशन। अब जब आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की बात, कोई भी क्रोमेटोग्राफी, तो आपके पास दो फेजेस होती है। एक तो आपकी क्या होती है, मोबाइल फेज होती है, एक होती है मोबाइल फेज, दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है आपका स्टेशनरी फेज होता है। क्या होता है आपका स्टेशनरी फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में आपको कौन सा कंपोजिशन रखना है, वो किस पर डिपेंड करता है, आपका जो क्रोमेटोग्राफी आप जो टेक्निक अपना रहे हो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल आप सेपरेट करना चाहते हो। सेपरेशन के लिए होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो क्या होता है यहाँ पर, एक होती है आपकी स्टेशनरी फेज। तो अब स्टेशनरी फेज का यहाँ पर पूछा गया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो कंपोज होता है वो कौन होता है, आपका सेफ्रोज को यूज किया जाता है। सेफ्रोज जो होता है उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथेसिस से पूछा गया है कि आपके पास क्या है, ये आपका टीआरएनए है, यहाँ पर आपके अमीनो एसिड को लोड किया जाता है। ये टी साइज सी लूप है, ये आपका वेरिएबल लूप है, और ये आपका क्या है, आपका एंटीकोडॉन लूप, और यहाँ पर आपका डी लूप प्रेजेंट हो। क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन आपके इस पार्ट से पूछा गया है। इस पार्ट से क्या है आपका क्वेश्चन है कि जो थर्ड पोजीशन होती है ना, ये थर्ड, ये 1 2 और ये थर्ड यदि मानते हैं, 1 2 या थर्ड मानती है, इधर से देखो तो क्या होता है कि 1 2 या फिर इधर देखो वेरी करता है किस तरफ से आप लेना चाहते हैं। तो जो थर्ड पोजीशन होती है उस पोजीशन पे कौन
ऐसा अमाइन क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं आप इसको कि pyrimidine या pyrimidine है, प्यूरिन या pyrimidine, जो कि क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कौन नहीं करता है, वो ग्वानिन जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। और ग्वानिन का एक टाइप का क्या है, ये प्यूरिन बेस है। कैसा बेस है, ये प्यूरिन बेस है। यूरासिल कैसा होता है, यूरासिल तो कहाँ पाया जाता है, आप आरएनए में पाया जाता है, पेयरिंग कर साइटिडीन एडेनिन हो गया, इस तरीके से। आपको स्ट्रक्चर ऑफ जो टीआरएनए है उसको थोड़ा दिमाग में रखना है, हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ से क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन की यदि आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पीके वैल्यूज ऑफ ग्वानिडीन ग्रुप, आर्जिनिन, आर्जिनिन का यदि आपको स्ट्रक्चर पता हो तो होता क्या है कि आर्जिनिन का जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, आपका ग्वानिडीनियम जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें, ग्वानिडीनियम ग्रुप जो होता है वो तरीके से कुछ बनता है। तो जो ग्वानिडीनियम ग्रुप जो होता है यहाँ पे अमोनियम, एक मतलब आर चेन की हम बात करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे ग्वानिडीनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जब इन दो ग्रुप को आप हटाते हो तो सिट्रोलिन और दो मॉलिक्यूल और फॉर्म हो जाते हैं। पूछा गया कि इस आर चेन की पीके वैल्यू क्या है, पीके वैल्यू क्या है। यदि आप कार्बोक्सिल की मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 2.3 से 2.5 के बीच में होती है, और इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है अमीनो की क्या होती है, 9.6 टू 9 पॉइंट समथिंग, इतना ही होता है, इससे ज्यादा ज्यादा थोड़ा बहुत वेरी करता है। लेकिन हम इससे पूछा क्या गया है, आर चेन का पूछा गया। तो आर चेन में जो वायरिडिन ग्रुप होता है की पीके वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 12.450 है। सबसे ज्यादा जो पीके वैल्यू आर चेन की वो किसकी है, ये आर्जिनिन की है। एक कंसेप्ट और आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड्स, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, जिसमें पीके वैल्यू पीआई क्या होता है, आपका टाइट्रेशन कैसे करते हो, पीके वैल्यूज को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और किन किन की पीके वैल्यूज हैं, किन की पीके वैल्यूज नहीं है, और किन में कितने आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। तीन आर चेन, यदि आर चेन की पीके वैल्यू मतलब कि उसमें कितने, उसमें 3 आयोनाइजेबल, उस अमाइनो एसिड में क्या होंगे, 3 आयोनाइजेबल क्या होंगे, आपके ग्रुप्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द नन को एंजाइम विटामिन इज, कौन है वो नन को एंजाइम, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, फोलिक एसिड है, निकोटिनिक एसिड, चारों जो है वो नन को एंजाइम विटामिन है। ऐसे ही चारों नन को एंजाइम विटामिन है। क्या था आपका आंसर, चारों है। अब तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। टीलोमरेज हैज अ फंक्शन सिमिलर, किसके जैसा फंक्शन होता है। तो जब आप रेप्लिकेशन की बात करते हो उसमें क्या आती है, एक एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आती है। क्या होती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो आप सबको पता है क्या होता है, हमारा ये क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्या होते हैं, एंड्स हैं। एंड्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम काम करता है और एक्सटेंड एंड्स, ताकि आसानी से क्या हो सके, हमारा क्रोमोसोम जो है वो आपके एंड्स पे क्या हो सके, डिग्रेड ना हो सके। टीलोमर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज, मतलब क्या होता है, ये डीएनए इंडिपेंडेंट होता है। डीएनए इसको टेम्पलेट इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। पूछा गया है, ये तो नहीं पूछा गया कि कौन है वो, पूछा हमसे ये गया है कि वो किसकी तरह काम करता है, फंक्शन पूछा। फंक्शन की बात है तो कौन है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए इंडिपेंडेंट होता है, और क्या होता है, इसके पॉकेट में क्या होते हैं, आपके आरएनए प्रेजेंट होता है, और इससे क्या बनाता है, ये डीएनए फॉर्म करता है। उससे क्या बनाता है, आपके डीएनए को ये फॉर्म कर लेता है। ये आपका टीलोमरेज है। किसके जैसा फंक्शन है इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हमारा मतलब है कि जब आरएनए डीएनए को बनाते हैं उसको आप, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, कि पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पॉलीमरेज रिएक्शन, पीसीआर में कौन सा एंजाइम जो है कि यूज किया जाता है। तो यदि बात की जाती है तो टेक पॉलीमरेज जो है, के दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेकमोली, जो क्या है, थर्मस एक्वेटिकस से को एक्सट्रैक्ट किया गया है। दूसरी बात कैसा होता है, ये थर्मो स्टेबल होता है। तो पीसीआर जो होता है उसको यूज किया जाता है, प्राइमेज को यूज नहीं किया जाता। प्राइमेज का काम आता है आपके रेप्लिकेशन, T7 पॉलीमरेज का कहीं और ही फंक्शन, और जो फ्रेगमेंट्स वो कहाँ होते हैं आपके, जब आपका रेप्लिकेशन वॉक जो बनता है उसमें आपके दो फ्रेगमेंट बनते हैं। तो यहाँ इसका कनेक्शन जो है वो किससे है, आपका टेक पॉलीमरेज से है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है,
नंबर 9 में पूछा क्या, हेपेटोसाइट्स मींस व्हाट, लिवर से कनेक्ट, लिवर से रिलेटेड कुछ। द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स इन, कहाँ पे होता है, SER में होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये आपको बस होगा कि ड्रग्स का यदि डिटॉक्सिफिकेशन करना है कहाँ होगा, वो हेपेटोसाइट्स में ही प्रोबेबली होता है। गोल्गी apparatus का डिटॉक्सिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं, आप कैसे एलिमिनेट करोगे क्वेश्चन। न्यूक्लियोलस का कोई लेना देना नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक तो टोटली किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली किसके होता है, लिपिड सिंथेसिस। अब जो ड्रग्स होती है कैसी होती है, लिपिड सॉल्युबल यदि कोई ड्रग है, लिपिड जो ड्रग्स कैसी होती है ज्यादातर, तो जो SER जो होता है वो ज्यादातर क्या करता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स कैन फॉर्म एन आयन चैनल इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ये सपोज आपका बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, अब पूछा गया है कि कौन सा वो एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है, पोर फॉर्म कर देता है। इस तरीके से क्या करता है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन आयरन आयन चैनल को फॉर्म करता है, पोर एक टाइप का पोर फॉर्म कर रहा है। कौन है आपका, ग्रामेसिडिन ए है। एम्पिसिलिन क्या होता है, एम्पिसिलिन कहाँ काम करता है, जेंटामाइसिन कहाँ काम करता है, और रिफाम्पिसिन कहाँ, क्या आप लिस्ट बना, यहाँ पे आंसर क्या है आपका, ग्रामेसिडिन ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 12 कहता है कि which one of the following cells lack hypoxanthine guanine phosphorybosyl transferase, मींस पूछा गया है आपसे क्या, HGPRT लैक, मतलब कहाँ पे HGPRT जो होता है एंजाइम वो प्रेजेंट नहीं। तो बी सेल में तो होता है, आपके टी सेल में प्रेजेंट होता है, मैक्रोफाज में भी होता है, कहाँ नहीं होता, आपके माइलोमा सेल्स में। माइलोमा सेल्स कौन सी होती है, कैंसरस सेल होती है। कैसी होती है ये, कैंसरस सेल होती है। कैंसरस सेल में क्या होता है आपका, HGPRT जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नॉन आयनिक, कौन सा लिपिड जो कि नॉन आयनिक है, तो कौन है वो आपका, लेसिथिन। ये बार बार रिपीट, स्फिंगोमाइलिन आयनिक है, गैलेक्टोसाइरिब्रोसाइड भी आयनिक है, फॉस्फेटाइल भी आयनिक लिपिड। कौन है जो कि नॉन आयनिक, वो है आपका हीलियम। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि एंटीबॉडी बी आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ, कहां पर एंटीबॉडी बी जो होती है प्रेजेंट होती है, किसके सीरम में प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर में यदि देखा जाता है तो वैसे एंटीबॉडी हम सब जानते हैं कि आपका यदि बी ब्लड ग्रुप है, यदि ब्लड ग्रुप क्या है आपका बी है, तो आपके पास आपके सीरम में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, एंटी ए हो, तब एंटी बी होगी जो कि किसके लिए होगी, एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप वालों के लिए होगी। यदि रिवर्स करते हैं, यदि आपका ए ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, आपके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी, बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट, तब एंटी बी एंटीबॉडी जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। क्या एंटीबॉडी एंटीबी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, एक तो क्या हो जाएगा आपके ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट होती है, दूसरा कौन होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं ब्लड ग्रुप जो ओ होता है वो क्या होता है आपका यूनिवर्सल, क्या है आपका डोनर है, ये यूनिवर्सल डोनर है। और जो ब्लड ग्रुप ए भी होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल। तो सबसे ये वाले जो ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को ले सकते हैं, बट जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। जो एंटी बी एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होंगी, एक तो आपके ए में प्रेजेंट होंगी, दूसरा आपके ओ में प्रेजेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 40 को डील करते हैं। 40 क्या पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, यहाँ पे आपको एनर्जी लगती है, ऐसी प्रोसेस को बताना है। क्या फैसिलिटी डिफ्यूजन में आपको एनर्जी लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है। क्या आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, क्या नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी लगती है। सबसे पहले हम इसको देख लें, आप क्या सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो क्या है आपका, बी और डी इसका आंसर, नॉन मीडिएट ट्रांसपोर्ट ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड, बताना है कि करेक्टली पेयर्ड कौन सा है। तो रेप्लिकेशन में डीएनए ए इन्वॉल्व होता है क्या, बिल्कुल, ये क्या है टाइम है, डीएनए क्या है टाइम है। रिकॉम्बिनेशन में रैक ए जो होता है वो इन्वॉल्व होता है क्या,
तो ये भी इन्वॉल्व होता है। डीएनए रिपेयर में रो फैक्टर का कहीं काम है या नहीं, रो फैक्टर का कहीं काम है या नहीं, तो रो फैक्टर कहाँ काम करता है डीएनए रिपेयर? टर्मिनेशन होता है, रिपेयर में कोई काम नहीं होता है। और ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर होता है, तो हाँ ए बी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि द हाई एनर्जी कंपाउंड इज, इनमें से सबसे ये बताना है कि कौन कौन से हाई एनर्जी कंपाउंड, मतलब एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट पीईपी, ये तो है ही। क्यों? इसको बनाने के लिए आपको 2 एटीपी लगते हैं, जब जाके आपका फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट बन पाता है। फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी, ये एनर्जी रिच बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये आता है एनर्जी रिच कैटेगरी में। विटामिन के क्या है? विटामिन तो ये तो क्या है? ये तो एक विटामिन है, तो इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड कहाँ से आ जाएगा? तो ए एन सी जो है इसका आंसर है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये कहाँ से आए, आपके एंजाइम से आए। You know are four plots obtained from the separate experiment and in kinetics। यदि आपको इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है माइंड में, तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड्स यूट्यूब पे एक वीडियो है जो कि आपके एंजाइम काइनेटिक को पूरा डील कर रहा है। पूरा बताया गया कि आपको कौन से रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल है, की चर्चा की गई है। क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्लॉटेड एट वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के बीच में क्या बताया गया है? ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और इधर वेलोसिटी क्या बताया गया आपको, पूछा गया हो। एंड इनिबिटर, इनिबिटर किससे बताया गया है इन्होंने? आई से। द प्लॉट करस्पॉन्डिंग टू द कम्पिटिटिव इनिबिशन, यदि कम्पिटिटिव इनिबिशन होता है उस दौरान आपका ग्राफ कैसा आता है, ये बताना है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें क्या गया है, आपका जो डायरेक्ट प्लॉट भी दिया है और एलबीबी वाला जो प्लॉट है, लाइन वीवर वर्ग प्लॉट जो होता है, वर्ग प्लॉट जो है वो भी दिया गया है। तो डायरेक्ट प्लॉट वाला भी आंसर होगा, और आपका जो लाइन वीवर वर्ग प्लॉट होता है उनको देखते हैं हम फ्रेंड्स कि यदि आप इस ऑप्शन की बात करते हो तो ये क्या है आपका, इधर देखें आप, ये क्या है आपका ईडी हॉप्सटी प्लॉट है। ये वाला कौन सा है? ये करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? और दूसरा जो है आपका ए के रूप में दिया, ए में क्या दे रखा है? 1 है, ये क्या है आपका सेकंड है। आंसर जो है वो है आपका ए एंड, ये आंसर है। ये वाला जो दे रखा है वो क्या है आपका एलबीबी प्लॉट है। डायरेक्ट प्लॉट इन्होंने नहीं दे रखी है आपका। तो फ्रेंड्स सबको ध्यान में क्या रखना है कि मतलब इसका आंसर जो है वो ए एंड सी। ध्यान में ये रखना है जब आप कम्पिटिटिव इनिबिटर की बात करते हो ना, competitive तो होता क्या है, ये आपका एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट, तो एक्टिव साइट में जो होता है या तो आपका इनिबिटर आके बाइंड होगा या तो फिर आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा। ये तो दो प्रोबेबिलिटी होती है। यदि आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो इनिबिटर आपका के बाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। मतलब कि यदि आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो क्या होता है, इनिबिटर जो होता है वो बाइंड नहीं हो पाता है, और बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है यहाँ पर। और क्या ध्यान में रखना है आपको कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर जो दोनों होते हैं वो किसके लिए फाइट करते हैं? आपके एक्टिव साइट के लिए। दोनों ही क्या होते हैं कि मुझे एक्टिव साइट में बाइंड होना है। इनिबिटर आके बाइंड हो जाता है तो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है। तो आंसर जो ये वाला ईडी हॉप्सटी वाला प्लॉट है, ये वाला कैसा है? नॉर्मल प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, डायरेक्ट प्लॉट नहीं दिया। डायरेक्ट प्लॉट होता फ्रेंड्स कैसा होता, ये आपका क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया होता, और यहाँ पर क्या है आपका ये नॉर्मल। और यदि आपका क्या देते हैं, इनिबिटर दे देते हो तो क्या होता है, इनिबिटर यदि देते हो तो केएम जो होता है क्या हो जाता है, इसका केएम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। केएम कहीं होता है तो केएम कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये इसका डायरेक्ट प्लॉट है, बट इन्होंने डायरेक्ट प्लॉट नहीं पूछा, पूछा क्या है इन्होंने, ये वाला जो है वो ईडी हॉप्सटी वाला, और ये वाला जो है आपका एएनसी इसका आंसर। तीनों प्लॉट जो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों का प्लॉट देख ले, एलबीबी का प्लॉट कैसा होता है और ईडी हॉप्सटी वाला।
क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम रोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेस एसडीए जो पेज होता है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, ये पूछा गया। इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, क्या उसके लिए आप इथिडियम ब्रोमाइड का यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पूछा गया है। तो आंसर हम नहीं यूज करते। फिर बीटा मर्कैप्टोनल का यूज करते हो, तो हाँ करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं बीटा मर्कैप्टोनल, एथेनॉल ही तो क्या करता है, तो रिड्यूस करवाता है, मतलब कि ब्रेक डाउन करवाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का। और द प्रोटीन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड, क्या प्रोटीन जो होता है वो एनोड की तरफ मूवमेंट शो करता है, तो हाँ तरफ मूवमेंट शो करता है। और जो डी आंसर क्या है, डी क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन, द लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन माइग्रेट स्लोअर देन द लार्जर मॉलिक्यूल। लोअर की स्लोअर मूव करेगा, जो कि लोअर वाले जो होते हैं वो जल्दी मूवमेंट शो करते हैं, और जो उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो थोड़े स्लो मूव करते हैं। ये थोड़ा टोटली रिवर्स दे दिया है। आपका क्या होता है, ये क्या है आपका एसडीएस पेज, इसमें आपको क्या करना है, प्रोटीन को रन करना है। तो यहाँ पर आप सैंपल को लोड करते हो, हम क्या बोल रहे हैं कि तरफ क्या करेगा, द प्रोटीन माइग्रेट टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ जो होता है वो मूव करता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा गया, बहुत ही नंबर 90 में पूछा गया है कि इन द प्लॉट गिवन बिलो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन बाइंडिंग और टू हीमोग्लोबिन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन से क्या है आपका क्वेश्चन। इस पे भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे है, तो आप देखें। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो और इससे डिटेल में आपको जानना हो, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो कैसे होता है, कब ये राइट साइड को शिफ्ट होता है, कब लेफ्ट को, और कौन कौन से फैक्टर जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। पूछा क्या, द वोकल लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशंस ऑफ द, देखो ये क्या है आपका, ये नॉर्मल क्या है आपका कर्व है। अब जो वोकल लाइन है ये क्या बताना चाहती है, यदि मान लो फ्रेंड्स, देखो यदि आपका राइट साइड में शिफ्ट ऑन तरीके से, यदि आपका राइट में शिफ्ट और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या है, राइट में शिफ्ट यदि होता है तो क्या होती है, एफिनिटी जो होती है ना किसकी, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे 2 3 जो बीपीजी होता है ना मॉलिक्यूल, के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा करी है, मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो आपका 2 3 बीपीजी और टू का कंसेंट्रेशन है, ये सारे यदि फैक्टर्स होते हैं, पीएच यदि आपका क्या है कम है, तब एच प्लस ज्यादा है, तो आप कौन सा बोलते हो, इसको आप बोलते हो क्या बोलते हो, तो बोहर इफेक्ट। और इस तरफ जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हाल्डन। तो ये बोहर का क्या है, पूछा गया है क्या, क्या पूछा गया है कि द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशंस ऑफ, किसके बारे में पूछा गया है, हाई CO2 कंसंट्रेशन पूछा गया है क्या, इंक्रीज इन 2 3, ये भी गलत बात है, हाई पीएच, लॉस ऑफ कोऑपरेटिव। तो 19 जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर क्या है आपका हाई पीएच है। क्योंकि यदि हमसे पूछा गया इस तरफ, यदि इस तरफ की ब्रोकन लाइन से पूछा जाता तो राइट साइड शिफ्ट होता कर्व, और राइट शिफ्ट होता तो क्या होता, ये कंडीशन होती, या तो 2 3 बीपीजी बढ़ गया होता, या तो एफिनिटी कम होती है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, पीएच कम हो जाता है, बट की पीएच क्या हो रहा है यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। मतलब क्या है कि ये क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट साइड को कर्व जो हो रहा है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट को शिफ्ट होता है तो क्या होता है आपका पीएच जो होता है वो हाई पीएच होता है, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, 2 3 बीपीजी कम हो जाता है, CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाता है, O2 कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो एफिनिटी होती है O2 की हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हम फिटल हीमोग्लोबिन में देखते हैं। ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से अच्छा क्वेश्चन, पर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगी, वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। बाद हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन 20 क्या कहता है, नंबर 20 में पूछा गया है कि कंसीडर द ओपन चेन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इपीमर, इपीमर के बारे में पूछा, क्या डी मेनोज और डी फ्रुक्टोज इपीमर है या नहीं, डी ग्लूकोज और डी मेनोज क्या इपीमर है,
डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज इपीमर है, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज क्या, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज क्या इपीमर है? यदि आप इपीमर की बात करते हो, इपीमर की यदि बात करते क्या होता है, एक तो होता है आपका क्या होता है आइसोमर होता है, दूसरे आपके डी क्या पूछा जाए, ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साइड में आपका C2 एपीमर जो होता है वो मैनोज होता है, और सी फॉर कौन होता है आपका गैलेक्टोज। देखो आप कहीं ग्लूकोज और मैनोज गैलेक्टोज क्या है क्या पर जो आपका डी मैनोज है इसमें, गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज नहीं है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज इसका जो है वो राइट आंसर है। तो ये क्या है, एक दूसरे के रिप्रेजेंट्स एन इपीमर, पेयर बताना कि कौन सा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर जो है इसका डी और डी दोनों है, क्योंकि एक तरफ देखो आपका मैनूज दे रखा है, मैनूज, और जहाँ गैलेक्टोज है, दोनों ही यहाँ प्रेजेंट, तो बी और डी इसका आंसर है, बी और डी। कंसेप्ट जो होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म का, उस कौन मॉलिक्यूल जो आइसोमर है, कौन एनोमेरिक कार्बन है, इसमें क्या होना चाहिए, कौन उसकी मिरर इमेज है, कौन सा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है। ये क्या था फ्रेंड्स, इसका 2021 के क्वेश्चन थे, जो कि हम डिस्कस किए थे, बायोकेमिस्ट्री थे, क्वेश्चन डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। दूसरा लेक्चर जो होगा हमारा वो जूलॉजी के लिए होगा, जो कि 2021 का ही होगा। आगे हम करेंगे दूसरे पार्ट में, जो रेस्ट ऑफ बाकी चर्चा करेंगे।